हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। जी हाँ, अगर आपने पार्ट 1 जनरल एक्सेप्शंस का नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप जाके मेरे चैनल पे भारतीय न्याय संहिता की प्लेलिस्ट है उसको प्ले करिए और फिर पार्ट 2 कंटिन्यू करिए, क्योंकि इससे आप एक सिंक्रोनाइज्ड वे में तैयारी कर पाएंगे अपने चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस की। अब चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18 विद शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताई थी आपको याद करने की। आई होप आपने वो शॉर्ट ट्रिक्स याद कर ली होंगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सेक्शन 19 से लेके जहाँ तक ये वीडियो बनती है वहाँ तक, ठीक है। वो अराउंड आपका 26 टू 27 मैं कोशिश करूँगा आपको सेक्शंस करवा दूँ, जिससे आप अच्छे से आप चैप्टर 3 को विद शॉर्ट ट्रिक्स याद कर पाएँ और अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अब तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू है जिसमें चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस और ये सारे सेक्शंस हैं जो कि हम आज कुछ हमने पहले कवर कर लिए थे, कुछ हम आज कवर करेंगे। और कहाँ तक ये सेक्शंस कवर करेंगे हम? ये करेंगे सेक्शन 44 तक, जो कि है आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तक, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 44 आता है। और तो कंटिन्यू करते हैं आगे सेक्शन 19 को, जो कि कहता है कि ये बेयर एक्ट है, पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ये आप देख सकते हैं, इसमें है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे एक्शंस जो कि गुड फेथ में किए गए हों और एक बड़ा नुकसान बचाने के लिए छोटा सा नुकसान किया गया हो, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम अगर समझे, जो कि बेयर एक्ट में भी दिया गया है, वो लिखा है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस whether the harm to be prevented or avoided was such of a nature and so imminent as to justify the excuse the risk of doing the act। मतलब क्या है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि हार्म इतना बड़ा था और इतना इमिनेंट था कि क्या वो जो एक्ट किया गया वो जस्टिफाइड था। अगर वो जस्टिफाइड था तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्शन मिलेगी और आपका एक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। इसमें ये है इलस्ट्रेशन, जो कि अगर हम हिंदी में समझे तो उसको कहता है कि एक शिप थी सपोज, और ये एक बड़ी शिप है और एक छोटी सी बोट है, ठीक है, और एक उससे छोटी सी बोट है। अब ये बोट, बड़ी वाली शिप जो है, ये टकरा सकती है इन दोनों में से किसी एक में। तो शिप के कैप्टन ने क्या डिसाइड किया कि मैं छोटी वाली बोट में जिसमें कम लोग हैं उसमें ले जाके अपनी शिप भिड़ा देता हूं, जिससे अगर नुकसान भी हो तो कम लोगों की जान जाए, ठीक है, और बड़ी वाली बोट को मैं सरवाइव करने देता हूं, ठीक है। तो यही होगा और यहाँ पे जो कैप्टन का एक्शन है वो जस्टिफाइड होगा और उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी क्रिमिनल ऑफेंस से। क्यों? क्योंकि उसने एक बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए छोटा हार्म उसने कर दिया, ठीक है। अब सेक्शन बी वही उसी का एग्जाम्पल है बी का। इसमें है कि ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ही डज विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। Here if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offense। अब इसको हम एग्जाम्पल से हिंदी में समझते हैं क्या मतलब है कि अब सपोज ये है 3 बिल्डिंग्स इन अ रो में, ठीक है। अब इसमें आग लग चुकी है, अब आग लगी है और हो सकता है कि ये आग यहाँ तक पहुँच सकती है, बट आपने फायर फाइटर्स ने क्या किया कि इस बिल्डिंग को रेज कर दिया या फिर तोड़ दिया या गिरा दिया। अब इससे क्या होगा कि आग जो है इस तीसरी बिल्डिंग तक नहीं आएगी। अब जो ये एक्शन लिया गया जिसमें छोटी वाली बिल्डिंग को रेज किया गया, डाउन किया गया, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा हार्म जो कि बड़ी बिल्डिंग थी उसको बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने ये वाला एक्शन लिया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट सेक्शन है आपका 20, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। मतलब क्या है कि कोई भी ऑफेंस एक ऑफेंस नहीं, कोई भी एक्ट एक ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर वो किसके द्वारा किया जाता है, 7 years के बच्चे से कम का किया जाता है। अंडर 7 years ऑफ एज है, अंडर 7 ऑफ ईयर्स, समझे ना, ये चीज़ है 7 years ऑफ एज, अंडर 7 years ऑफ एज। ये हो गया आपका सेक्शन 20। अब
सेक्शन 20 के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 21, जो कि कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has or not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his act on that occasion। मतलब क्या है, किसी भी चाइल्ड का, चाइल्ड कौन सी एज ग्रुप का, 7 से लेके 12 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। पहले वाले सेक्शन में जो कि सेक्शन 20 था उसमें था अंडर 7 years ऑफ एज, इसमें क्या है 7 से लेके 12 साल के बच्चे का एक्ट, जो कि आपका who has not attained sufficient maturity, ये ज़रूरी है, sufficient maturity अटेन नहीं किया गया, जिसके द्वारा वो नहीं डिसाइड कर पा रहा उसके नेचर और कॉन्सिक्वेंसेज उसके एक्ट का, ठीक है, तो उसको एक्सेप्शन के तहत कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तक हम क्या क्या कंसिडर कर चुके हैं, एक 19 में हमने ग्रेटर हार्म बचाने के लिए छोटा हार्म कर दिया, 20 में एक 7 साल से छोटे बच्चे का कोई एक्शन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, 21 में 7 से लेके 12 साल के बच्चे का अगर उसका सफिशिएंट मैच्योरिटी उसने अटेन नहीं की है तब तक के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा और उसको नहीं पता कि उसके एक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। यह 3 सेक्शंस हो चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका सेक्शन 22, जो कि कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नॉलेज द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। मतलब क्या है, कोई भी ऑफेंस एक ऑफेंस नहीं किया जाएगा अगर वो किसी अनसाउंड माइंड के इंसान के द्वारा किया जाए, ठीक है। अनसाउंड माइंड मतलब थोड़ा मेंटल इल, उसको अनसाउंड माइंड कहते हैं। तो आपका ये 4 सेक्शंस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा सेक्शन की बात की जा रही है, वो है सेक्शन 23। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब दारू पी के कोई भी एक्ट अगर कोई करता है और उसके साथ आगे कंडीशंस क्या दी गई हैं, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। मतलब क्या है, ये नहीं कि दारू पी के आप किसी से भी लड़ाई कर लो, इसका मतलब यह है कि आपको अपने एक्शंस का पता ही नहीं कि क्या होगा, उसका नेचर या फिर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव डेट्रीमेंटल होगा या नहीं किसी की लाइफ पे। और इसके बाद और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, यही कहे कि ये कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और लॉ के आपके ऑपोजिट है। और प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके नॉलेज के बिना आपका जो वो एक्शन है होना चाहिए। ये नहीं कि आप दारू पी के आएँ और किसी से लड़ाई कर दें और कह दें कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे एक्शंस का ये रिजल्ट हो जाएगा या फिर ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। विदाउट योर नॉलेज और विदाउट योर विल अगर वो एक्शन हुआ है तभी आपको जनरल एक्सेप्शन में कंसिडर किया जाएगा। अभी तक क्या क्या हो गया है रिवाइज कर लेते हैं एक बार वापस से। आपका 19 से हमने चालू किया है। 19 में देखिए ग्रेटर हार्म के लिए बात की गई है। 20 में आपने किसके लिए किया है, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। 20 में आपने जो 7 ईयर्स से कम का है, 21 से आपके 7 से लेके 12 तक का है, 22 से आपका अनसाउंड माइंड है और 23 से आपका इंटॉक्सिकेटेड है। आई रिपीट, इंटॉक्सिकेशन में याद रखना नॉलेज और विल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नॉलेज भी है और या फिर विल है तो आपका ये जनरल एक्सेप्शन आप पे अप्लाई, सॉरी आप पे नहीं, आप यहाँ सुनना आपके लिए कि किसी भी XYZ के लिए अप्लाई नहीं होगा जनरल एक्सेप्शन का रूल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 24 पे, जिसमें लिखा है कि इन केसेस वेयर एन एक्ट इज डन इन नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट अ पर्सन हु डज द एक्ट in a state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge or as if he समझ गए इसको। तो ये है शॉर्ट में, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सपोज कोई बंदा है, उसने बैंक रॉबरी की। अब बैंक रॉबरी में क्या है, एक पर्टिकुलर लॉकर में वो गया और उसने चोरी कर ली, लेकिन बैंक रॉबरी करते टाइम उसने इंटॉक्सिकेशन कर रखा था। अब वो कल को ये नहीं कह सकता कि मुझे अब्जॉल्व कर दो, मैं इंटॉक्सिकेशन में था। अब उस पर्टिकुलर लॉकर की जो लोकेशन थी ना, वो एक स्पेसिफिक जगह पे थी, जो कि पॉसिबल तभी हो सकता है जब उसके पास प्री मेडिएटेड इंटेंशन रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से उसको जनरल एक्सेप्शन में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि क्योंकि वो लॉकर की चोरी जब की उसने, उसको पर्टिकुलर नॉलेज होना ज़रूरी था, और वो नॉलेज तभी हो सकती है जब उसने पहले से सोच रखा हो,
ठीक है। लेकिन इसमें कई बार ये एक्सेप्शन दे रखा है कि जो आपका इंटॉक्सिकेशन है वो इनवॉलेंट्री होगा अगर उसकी नॉलेज और कंसेंट के बिना या फिर विल के बिना अगर उसको इंटॉक्सिकेशन किया गया है तो उसको एक्सेप्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 24। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब क्या है, सपोज एक डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट का इलाज किया। अब पेशेंट का इलाज करते करते क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये कल को उसके रिलेटिव्स पेशेंट के ये आके नहीं कह सकते जी हमने तो आपको इलाज करने को कहा था, आपने डेथ ही कर दी। अब देखिए जो डॉक्टर था यहाँ पे उसने क्या किया, ऐसा ऑपरेशन नॉर्मल था, मतलब आइज का था सपोज, तो उसमें नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब उसमें एक कभी नहीं डेथ होती, लेकिन उसमें डेथ हो गई और कंसेंट था पेशेंट का, उसमें कंसेंट था कि हाँ आप मेरा इलाज करिए। तो इस कंडीशन में आपको सेक्शन 25 के तहत एक्सेप्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, हार्म इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस इफ इट इज कंसेंशुअली एग्रीड अपॉन एंड इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। मतलब क्या है, याद रखिएगा कंसेंशुअल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंसेंट होनी चाहिए और आपका नॉट लाइकली टू कॉज डेथ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उससे कभी भी मौत नहीं हो सकती। द कंसेंट में बी गिवन बाय अ पर्सन हु इज ऑफ लीगल एज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि लीगल एज का याद रखना, ये नहीं कि कल को बच्चे से कंसेंट लेके उसका ऑपरेशन कर दिया, नहीं, लीगल एज का बंदा ही कंसेंट दे सकता है और वही कैपेसिटी, उसी की कैपेसिटी होगी कंसेंट देने की। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। मतलब क्या है, ए और जेड ने एग्री किया कि हम एक दूसरे को फेंस कर देते हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ से लपेट देते हैं। अब इसी खेल में क्या हुआ कि ए ने ज़्यादा जेड को लपेटा और जेड की मौत हो गई। अब इसमें जेड के रिलेटिव्स ए को पे केस नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से डेथ हुई। अब देखिए क्योंकि दोनों से कंसेंट था और जेड जो था लीगली एज का था, लीगल एज का था, और ए और जेड में ऐसा कोई एक्ट नहीं था जो लाइकली टू कॉज डेथ हो। ठीक है, तो मतलब खेल खेल में फेंसिंग के द्वारा कर रहे थे तो डेथ हो गई, तो ये एक मिसहैपनिंग हो गई, इसमें एक्सेप्शन दिया जाएगा और क्रिमिनल एक्ट को क्रिमिनल एक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा सेक्शन 26। वो है nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may or intended to be done by the doer or known to be done by the likely to cause or to any person for whose benefit if it is done in good faith। अब ये चीज़ important है, act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। मतलब क्या है कि जो एक्ट किया गया वो गुड फेथ में किया गया है, ये याद रखना। मैं की पॉइंट्स आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक के तहत बता दूंगा जिससे आपको आराम से सारे की पॉइंट्स याद हो जाएं, बट अभी के लिए आप पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए हर एक सेक्शन का। गुड फेथ में किया जाए और कंसेंट में किया जाए और पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जाए। अब वही सर्जन वाला ऑपरेशन या इलस्ट्रेशन हम समझेंगे। A surgeon knowing that a particular operation is likely to cause death of Z who suffers under painful complaint but not intending to cause Z death and intending in good faith Z benefit performs the operation on Z with Z consent A has committed no offense। मतलब क्या है, A एक सर्जन है जिसको पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है और उसको पता है कि इससे Z की डेथ भी हो सकती है, लेकिन Z जो है बहुत इमेंस पेन में सफ़र कर रहा है जिसकी वजह से, और वो सर्जन जो है नहीं चाहता कि Z की डेथ हो या फिर वो जो पेन है वो सफ़र कर रहा है वो Z सफ़र करे। ठीक है, और इसकी वजह से उसने ऑपरेशन किया Z पे, Z की कंसेंट के साथ। ठीक है, बट Z की मौत हो जाए। अब ऐसे में Z के रिलेटिव्स A पे केस नहीं कर सकते क्योंकि A ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी गुड फेथ में किया है और उसके बेनिफिट के लिए किया है। देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं, कंसेंट होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए और बेनिफिट होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए अगर आपको अंडर सेक्शन 26
एक्सेप्शन चाहिए तो, ठीक है। अब सेक्शन 27 हम देख लेते हैं, जो कि कहता है कि नथिंग विच इज एन ऑफेंस इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years of age or person of unsound mind or by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any name which it may cause or intended by the doer to cause or known by the doer to be likely to cause, provided that this exception shall not extend to intentional causing of death or attempting to cause death, the doing of anything which the person doing it knows to it be likely to cause death। मतलब क्या है, अगर किसी भी अनसाउंड माइंड या फिर बच्चे के बेनिफिट के लिए, जो कि फादर या फिर गार्जियन या फिर पेरेंट के द्वारा कंसेंट दिया गया हो, उसके द्वारा अगर कोई भी क्राइम हो जाता है, एक्ट हो जाता है जो कि क्रिमिनल एक्ट साबित होता है, तो उसमें एक्सेप्शन मिलेगी। लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिया गया है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, मतलब क्या है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं होना चाहिए, और जो एक्ट परफॉर्म कर रहा उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि इससे डेफिनेटली बंदे की मौत हो जाएगी या फिर अनसाउंड माइंड या चाइल्ड की मौत हो जाएगी, तो वो एक एक्सेप्शन में नहीं आएगा, प्रोवाइजो दे रखा है, ठीक है। अब ये सब तो हो गए सेक्शंस जो कि हैं 19 से लेके 27 तक। अब हम इसको याद कैसे करें? जी हाँ, याद करना एक सबसे बड़ा, अब देखिए इसमें एक्सेप्शन प्रोवाइजो में और दो चीज़ें थी जो कि मुझसे रह गई थी, वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग। अगर ग्रीवियस हर्ट वॉलेंट्री कॉज करना चाह रहे हैं या फिर अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो डेथ प्रिवेंट करने के लिए नहीं है तो उसको एक एक्सेप्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा। और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, ठीक है। अब इसके हर एक एग्जाम्पल को, पहले प्रोवाइजो को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है कि द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, मतलब क्या है, सपोज एक केयर गिवर है, वो एक इंजेक्शन दे देता है पेशेंट को ये सोच के कि इसको रिलीव मिल जाएगा इस पेन से, ठीक है, इस सफरिंग से पेन मिल जाएगा, तो उसका जो केयर गिवर का एक्शन है ना, वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया जाएगा कि यार मैंने इसको रिलीव करने के लिए वो इंजेक्शन दिया था, ठीक है, वो एक प्रोवाइजो के अंदर एक्सेप्शन में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज इट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब क्या है, सपोज एक डिमॉन्स्ट्रेटर है, कोई एक बंदा है, उसने कोई केमिकल खोल दिया पब्लिक में ये दिखाने के लिए कि ये कितना इफेक्टिव है, और लेकिन उसको पता है कि इससे डेथ हो सकती है, तो वो एक एक्सेप्शन में नहीं आ सकता, ठीक है, उसमें उसको एक क्रिमिनल एक्ट, उस एक्ट को समझा जाएगा, ठीक है, फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द ग्रीवियस हर्ट और एनी ग्रीवियस हर्ट और इन्फर्मिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अ पर्सन द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। इसका है कि सपोज कोई बंदा है, वो स्ट्रीट फाइट में, ब्रॉल में अटेम्प्ट बहुत लड़ाई करता है, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट कि इसको एक्सेप्शन मिल जाए, नहीं, उसको नहीं मिलेगी अनलेस वो एक बड़ा जो है ग्रीवियस हर्ट या डेथ को प्रिवेंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तब तक उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब डी में है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अ पर्सन हु एनकरेजेस एंड हेल्प्स अनदर टू कमिट असॉल्ट बिलीविंग इट टू बी जस्टिफाइड इज स्टिल कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब क्या है, एक बंदा सपोज है कि वो कोई ऑफेंस के लिए किसी को अबेट कर रहा है कि तुम ये ऑफेंस कर दो, और वो बंदा जो स्टार्टिंग में अबेट कर रहा है वो ये सोच रहा है कि यार जो मैं अबेटमेंट कर रहा हूँ वो सही है, तो इसको एक्सेप्शन नहीं किया जाएगा, इसके एक्सेप्शन के अंदर नहीं होगा, और इस अबेटमेंट के प्रोसेस को और इस स्टार्टिंग वाले बंदे को कहा जाएगा कि भाई तुमने एक ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है गाइस। ये हो गए आपके सेक्शन 19 से लेके सेक्शन 27 तक पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की। अब वो शॉर्ट ट्रिक है हार्मफुल चिल्ड्रन। देखिए इसमें हार्मफुल चिल्ड्रन, मेंटल इंटॉक्सिकेशन, नॉलेज, डेथ, कंसेंट, क्योर, बेनिफिट, ठीक है, ये हो गया HCM IKDCCB, ठीक है, याद रखना हार्मफुल चिल्ड्रन। देखिए हार्मफुल का आपका 19 का हो गया, चिल्ड्रन आपके 2 हो जाएंगे, 2 कौन से, जो 7 साल से कम के हैं, और दूसरा चिल्ड्रन में हो जाएगा 7 से लेके 12 तक, ठीक है, ये याद रखना। हार्मफुल चिल्ड्रन, मेंटल
इंटॉक्सिकेशन का आपका दारू वाला हो गया, हार्मफुल चिल्ड्रन मेंटल इंटॉक्सिकेशन। डेथ का आपका देखिए ये वाला हो जाएगा, इंटॉक्सिकेशन के बाद नॉलेज आएगा, फिर डेथ आ जाएगा, फिर आपका होगा कंसेंट, जो कि कंसेंट हो गया, और फिर उसके बाद बेनिफिट। ठीक है, एक्ट बेनिफिट, ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी। हार्मफुल चिल्ड्रन, मेंटल इंटॉक्सिकेशन, नॉलेज, डेथ, कंसेंट, क्योर, बेनिफिट। ठीक है, HCM IKTCCB, ठीक है, ये हो गया HCM IKTCCB, याद रखना ये चीज़। और पुराना वाला मैंने बताया था आपको, वो याद रखना, MJPJLA। अब ये कौन सी ट्रिक थी, ये आप मेरा प्रीवियस चैप्टर 1 देखिए, उसमें पार्ट 1 देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया है कि ये 17 से लेके 14 से लेके 18 कौन कौन से सेक्शन है जिसमें ये ट्रिक फुलफिल होती है। अगर आपको ये ट्रिक जो मैंने आपको दी है अच्छी लगी हो, और आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं आपके डाउट्स और ये विद शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करता रहूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इस चैप्टर के बाकी सेक्शंस कंप्लीट करेंगे, जो कि अराउंड 44 तक हैं। अभी तक हम 27 तक कर चुके हैं। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।